नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज गए और हाजिर हैं हम तमाम ताज़ा और अहम खबरें लेकर। मैं हूं प्रीति। शुरुआत सुर्खियों के साथ। चेन्नई में मंगलवार को हुई 100 साल में सबसे ज्यादा बारिश, सेना और एनडीआरएफ तैनात। पुडुचेरी में भी बिगड़े हालात, प्रधानमंत्री का हर मुमकिन मदद का भरोसा। गुजरात में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव के आज आएंगे नतीजे। 6 नगर निगमों के नतीजों पर भी नजर। कांग्रेस बीजेपी में काटेगी टक्कर। संविधान पर चर्चा में प्रधानमंत्री का जवाब, कहा सहयोग से आगे बढ़ेगा देश। राज्यसभा की भूमिका को बताया अहम। सीपीएम का आरोप, जनता के मुद्दों से दूर हुई सरकार। लोकसभा में असहिष्णुता पर चर्चा, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा संविधान ने दिया है बराबरी का हक। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सहिष्णुता हमारी परंपरा। और दिल्ली सरकार जन लोकपाल ड्राफ्ट में बदलाव को तैयार, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा अन्ना के सुझाव ड्राफ्ट में होंगे शामिल। प्रशांत भूषण ने दी बहस की चुनौती। तमिलनाडु और पुदुचेरी में पिछले 2 दिन से हो रही भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। बारिश ने पिछले 100 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एक महीने में होने वाली औसत बारिश एक दिन में ही हो गई। कई इलाकों में पानी भर गया है। सबसे बुरा हाल चेन्नई, कांचीपुरम और तिरुवल्लुर जिले में है। यहां स्कूल कॉलेज बंद हैं और छमाही परीक्षा को भी फिलहाल टाल दिया गया है। हालात इतने खराब हैं कि सेना और नौसेना को राहत और बचाव के लिए उतरना पड़ा है। एनडीआरएफ की 10 टीमें भी राज्य के लिए रवाना की गई हैं। मौसम विभाग ने कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है। It is likely to rain in most places in the coastal districts and at many places in the interior districts. 1 or 2 places in the coastal districts may experience heavy to very heavy rainfall. 1 or 2 places in the interior districts may experience heavy rainfall. As far as Chennai city is concerned, cloudy, few spells of rain, heavy at times. और बारिश का सबसे ज्यादा असर परिवहन सेवाओं पर पड़ा है। कई जगहों पर सड़कें धंसने से यातायात बंद है। बीती रात चेन्नई एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया। यहां से जाने वाले करीब 20 फ्लाइट्स को रद्द कर दिया गया। रेलवे के चेन्नई एगमोर और चेन्नई गुंटूर लाइन पर यातायात सबसे ज्यादा प्रभावित है। इन दोनों सेक्शन पर 2 दर्जन के करीब ट्रेनें रद्द कर दी गईं। गाड़ियाँ कैंसिल हुई हैं, वो तिरुचिरापल्ली जाने वाली, रामेश्वरम जाने वाली, तंजावुर जाने वाली, तिरुचिरापल्ली जाने वाली, ये गाड़ियाँ कैंसिल हुई हैं। और जो हमारा चेन्नई सेंट्रल गुडू सेक्शन है, उसमें तो आप जानते हैं विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और दिल्ली आने वाली गाड़ियाँ, तमिलनाडु एक्सप्रेस जैसी गाड़ियाँ भी कैंसिल हुई हैं। हावड़ा की तरफ वाली कैंसिल हुई हैं, न्यू जलपाईगुड़ी की कैंसिल हुई हैं, कटरा की कैंसिल हुई हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मुख्यमंत्री जयललिता से बात की। उन्होंने राज्य को हर तरह की सहायता देने का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। राज्य में बीते 15 दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से 188 लोगों की जान चली गई है। उधर मुख्यमंत्री जयललिता ने भी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक करके पूरे हालात की समीक्षा की। उन्होंने मंत्रियों और अधिकारियों को पीड़ित इलाकों का दौरा करके राहत के काम तेज करने के निर्देश दिए हैं। दक्षिण भारत में जहां बारिश कहर बरपा रही है, वहीं झारखंड और उड़ीसा सूखे की मार झेल रहे हैं। इसी के मद्देनजर ओडिशा में सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिए एक 10 सदस्यीय केंद्रीय दल राज्य के सूखा पीड़ित इलाकों का दौरा करने वाला है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव के श्रीनिवास की अगुवाई में यह दल आज राजधानी भुवनेश्वर पहुंचेगा। 3 और 4 दिसंबर को ये दल अलग अलग समूहों में सूखा पीड़ित इलाकों का दौरा करेंगे। केंद्रीय दल 5 दिसंबर को राज्य के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी करेंगे। ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त ने बताया कि सूखे को लेकर राज्य सरकार के अंतरिम ज्ञापन सौंपने के बाद केंद्र ने अंतर विभागीय दल का गठन किया है। और वहीं झारखंड ने केंद्र से राज्य को सूखा पीड़ित घोषित करने की मांग की है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया। मॉनसून में कम बारिश की वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है और भूजल का स्तर भी काफी नीचे चला गया है। राज्य सरकार पहले ही सूखा पीड़ित किसानों के लिए मदद का ऐलान कर चुकी है।
6 नवंबर को राज्य सरकार ने सूखा पीड़ित किसानों के लिए 1,398 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। बात संसद की कार्यवाही की करते हैं। राज्यसभा में कल तीसरे दिन भी संविधान पर चर्चा जारी रही। संविधान पर चर्चा के दौरान सभी विरोधी पार्टियां लामबंद दिखाई दी। जेडीयू ने जीएसटी पर सरकार को सहयोग की बात कही है, वहीं टीएससी ने महिला आरक्षण को मुद्दा उठाया है। टीएमसी ने चर्चा के दौरान सरकार को विरोधी पार्टियों ने असहिष्णुता को लेकर घेरने की कोशिश की। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान जेडीयू सांसद केसी त्यागी ने कहा कि देश के लिए योगदान देने वाले नेताओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती। उन्होंने चर्चा के दौरान दादरी घटना का भी जिक्र करते हुए कहा कि इससे समाज में तनाव पैदा होता है। वहीं टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने 19 सालों से संसद में लंबित महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा उठाया। उन्होंने सदन के अधिकारों को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की। One gets very disturbed and saddened that a lawyer and an eloquent speaker like the leader of the House outside the House make statements demeaning this Rajya Sabha. To quote, and I quote the leader of the House, it's a serious question in a parliamentary democracy wherein bill after bill, the wisdom of a directly elected House is questioned by the indirectly elected House. In a bicameral system, the relationship between two houses is a constitutional issue, not a coy boy issue. देश के अंदर जितनी भी विधानसभाएं हैं, एक भी मुसलमान किसी भी विधानसभा का स्पीकर नहीं है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? वहीं एआईएडीएमके सांसद शशिकला ने संविधान की विशेषताओं का जिक्र किया। आरपीआई सांसद रामदास अठावले ने समाज में फैली कुरीतियों को चिंता का विषय बताया। कांग्रेस सांसद येसुदास सीलम ने पदोन्नति में आरक्षण से जुड़ा बिल पारित कराने पर जोर दिया। डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने भी संविधान की विशेषताओं का जिक्र किया। सीपीआई सांसद डी राजा ने कहा कि एक आदर्श राष्ट्र वही है जहां भयमुक्त समाज हो। I learned from Thiruvalluvar, a nation is one which is free from hunger. A nation is one which is free from illness. A nation is one which has no enemies. Act, reservation promotion. So for that, another, because of the Nagaraj case, there are 3 criteria: backwardness, inadequacy, and the efficiency. भारत की एकता मजबूत करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान दे दिया है। आज बाबा साहब के संविधान पर चर्चा हो रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि कानून बनाने से अनटचेबिलिटी जाएगी नहीं। कानून है, लेकिन आज भी गांव-गांव में अत्याचार हो रहा है। शिवसेना सांसद अनिल देसाई ने आरक्षण का लाभ उचित लोगों तक पहुंचाने की बात कही। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने सरकार पर पंडित नेहरू की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। जहां पे रिजर्वेशन है वो सही ढंग से, सही मायने से जा रहा है, इसकी भी तहकीकात, इसके बारे में भी सोच बहुत जरूरी है, क्योंकि ये अपने तक ही सीमित किया गया मामला दिख रहा है और ऐसे कई उदाहरण हैं। जवाहरलाल नेहरू, his contribution was immense. It saddened us when his 125th anniversary was not given that respect. It hurt the people of India. कई और सांसदों ने भी सदन में अपने विचार रखे। संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर हुई बहस मौजूदा राजनीतिक पृष्ठभूमि में हुई। इस बहस में सामाजिक न्याय, आर्थिक बराबरी और कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। कृति मिश्रा के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125वीं जयंती समारोह के अवसर पर कल 3 दिन तक चली चर्चा के बाद राज्यसभा ने संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। Having recalled with appreciation the invaluable services rendered by Dr. B.R. Ambedkar as the chairman of the drafting committee of the Constituent Assembly and all its members in the framing of the Constitution, do hereby solemnly reaffirm our commitment to the principles and ideals of the Constitution and resolve to continue a. Uphold and maintain the sanctity and supremacy of the Constitution. B. Respect the constitutional institutions, their freedom and authority. C. Protect the sovereignty, unity, plurality and integrity of our country
and its democratic, socialist, and secular character. D. Maintain transparency, probity, and accountability in public life. And E. Dedicate ourselves to equality and social justice and contribute to the task of building a strong republic. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये देश हर किसी के सकारात्मक योगदान का परिणाम है और सभी के योगदान को जोड़कर ही देश को विकसित करना मुमकिन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि संविधान के बारे में आने वाली पीढ़ी भी जान सके, इसके लिए सबको जागरूक बनना होगा। राज्यसभा में संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर मुश्किल का जवाब संविधान में मौजूद है। नरेंद्र मोदी ने पक्ष और विपक्ष से ऊपर उठकर देश के लिए काम करने की बात कही। उन्होंने कहा कि देश बनाने में सबका योगदान है। 125वीं जयंती संविधान की चर्चा हो तो बाबा साहब आम्बेडकर की हो, लेकिन साथ साथ संविधान सभा के उन सभी महापुरुषों के प्रति हम नमन करते हैं, आदर करते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर समेत सभी को नमन करते हैं, सभी को आदर करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज समता, ममता, समभाव और ममभाव से ही चलेगा। उन्होंने भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और मुनाफाखोरी को खत्म करने की बात कही। मूल्यों का सिर्फ बंधारण की सीमाओं में नहीं, समाज जागरूक भी कि उतना ही अनिवार्य है। ना हिंदू पति तो भवेत्, इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और ये बात इस सदन से उठनी चाहिए, ये बात सदन से पहुंचनी चाहिए। आज भी समाज में किसी के साथ इस प्रकार का अत्याचार, अनाचार होता है तो ये हमारे लिए कलंक है। एक समाज के नाते कलंक है, एक देश के नाते कलंक है। उन्होंने संविधान सभा में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बयान का हवाला देते हुए सफल लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए दोनों सदनों में आपसी सहयोग पर जोर दिया। पंडित नेहरू ने अपने विचार रखते हुए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था, हमारे संविधान का सफल क्रियान्वयन किसी भी लोकतांत्रिक संरचना की भांति दोनों सदनों के बीच आपसी सहयोग पर निर्भर करता है और इसलिए हमारे लिए आवश्यक बन जाता है कि हम किस प्रकार से मिलजुल करके इस बात को आगे चलाएं। और जैसा मैंने पहले ही शास्त्र में कहा था कि वो कोई सभा नहीं है जिसमें अनुभवी लोग शामिल न हो और वह वरिष्ठ नहीं है जो धर्म की बात न करता हो और वह धर्म नहीं है जिसमें सत्य न कहा जाए और वह सत्य नहीं होता है जिसमें कोई छल कपट और धोखाधड़ी हो। राज्यों के बीच आपसी तालमेल पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें ऐसा संविधान मिला है जो हमें निरंतर ताकत देता रहता है। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले 2 दिनों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को समर्पित किया गया था। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। संविधान दिवस पर संसद में चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री के बयान पर सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने निराशा जताई। उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दों से सरकार दूर हुई है और मौजूदा समस्याओं पर कार्रवाई का भरोसा नहीं मिला। उन्होंने जो जवाब दिया उसका कोई जुड़ाव नहीं है जो सवाल हम कई सारे सांसद उठाए। एक वहाँ पर डिस्कनेक्ट है, एक दूसरा जो और गंभीर डिस्कनेक्ट है कि आज ज़मीन पर क्या हालत है, वहाँ पे जो हो रहा है, ये जो इंटॉलरेंस जो बढ़ते जा रही है और ये हम समझते हैं सिर्फ इंटॉलरेंस ही नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा एक किस्म की आतंक फैलाने की बात जो हमारे समाज के अंदर जो चल रही है आज सांप्रदायिक भावनाओं को लेकर, उसके बारे में भी कोई मतलब उन सवाल जो उठे हैं ज़मीन पे उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। लोकसभा में कल असहिष्णुता पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि संविधान ने सबको बराबरी का हक दिया है। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने असहिष्णुता के आरोपों को बुनियाद बताते हुए कहा कि सहिष्णुता हमारे देश की परंपरा है। लोकसभा में असहिष्णुता पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे ज्यादा सहनशील देश है। उन्होंने कहा कि माहौल बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। भारत में इस्लाम हो चाहे क्रिश्चियनिटी हो चाहे कुछ भी हो, अपनी तमाम शाखाओं के साथ
मुक्त हवा में फलता फूलता आ रहा है। इससे पहले असहिष्णुता पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार को घेरा। उन्होंने दादरी मामले का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाए। Mohammed Akhlaq, father of a young Air Force man, Mohammed Sartaj, who is serving our nation today in the Air Force, is killed in cold blood simply because he is a Muslim. When asked, चर्चा के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात मॉडल की खामियां गिनाई। उन्होंने कहा कि गुजरात में पटेल आंदोलन इसी का उदाहरण है। आपका जो गुजरात मॉडल था वो गुब्बारे जैसे फटा और पट्टीदार आंदोलन शुरू हुआ। लोग आए, प्रोटेस्ट किया और गुजरात की सरकार क्या करती है? पट्टीदारों के खिलाफ गुजरात की सरकार क्या करती है? 20,000 FIR फाइल करती है उनके खिलाफ। इस मामले पर कई सांसदों ने अपने विचार रखे। सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। श्याम सुंदर के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। संसद में इस हफ्ते असहिष्णुता का मुद्दा छाया हुआ है। दोनों ही सदनों में इस मुद्दे को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच बहस हो रही है। इस मुद्दे को लेकर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी कल अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने सलाह दी है कि लोगों को ऐसी बातें दिमाग में नहीं लानी चाहिए जिनसे समाज का बंटवारा हो। सड़क से लेकर संसद तक असहिष्णुता का मुद्दा जोर पकड़ता देख राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इन विचारों को दिमाग से हटाने की सलाह दी है। राष्ट्रपति ने ये बात अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में आयोजित समारोह में कही, जहां उन्होंने समावेशी राष्ट्र के बारे में महात्मा गांधी की सोच का जिक्र भी किया। उधर सीपीएम ने राष्ट्रपति के इस बयान का समर्थन किया है। पिछले सत्र में मैं जब ये घर वापसी की जब तर्क हो रही थी तो मैं बोला था झाड़ू रास्ते में नहीं लगा के अपने दिमाग में लगाओ, क्योंकि दिमाग में अगर गलत सोच होता है तो वो गंदगी चारों तरफ फैलता है। वहीं बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल ने भी राष्ट्रपति के बयान को सही ठहराया है। देश के राष्ट्रपति ने एक अपना विचार व्यक्त किया है और निश्चित तौर से महामहिम राष्ट्रपति का जो विचार है वो एक देश के लिए अनुकरणीय है और मुझे लगता है कि लोगों को उसका अनुकरण करना चाहिए। इससे पहले भी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी असहिष्णुता पर अपनी राय दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि असहनशीलता पर राष्ट्रपति के बार बार बयानों से पता चलता है कि देश के सामने इस समय सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। राष्ट्रपति की 4-5 बार की चिंताओं के बावजूद ऐसा लगता नहीं है कि कोई काम हुआ और इसलिए उनको बार बार ये याद दिलाना पड़ रहा है। नेचुरली ये तो वरना राष्ट्रपति क्यों बोलेंगे इतने बार। और सवाल ये है कि आज भी मतलब ये प्रधानमंत्री जी की जो ये जवाब जो था, जवाब के नाम पर जो भी था, वो सुनने से पहले बोले राष्ट्रपति। अब सुनने के बाद चिंताएं और बढ़ेगी निश्चित रूप से। और यही है समस्या आज देश के सामने। और अब बने रहे हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दुनिया का हाल, राजनीति की चाल, बिजनेस की रफ्तार, खेल का धमाल। दिन की शुरुआत खबरों के साथ। देखिए हर रोज सुबह 9 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। मेजर ध्यानचंद, हॉकी के सर्वकालिक महान खिलाड़ी।
22 वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय करियर के दौरान 400 से ज्यादा गोल, 3 ओलंपिक स्वर्ण। इतना ही नहीं, ओलंपिक में कुल 12 मैच खेलकर किए 38 गोल। ध्यानचंद के प्रशंसकों में शामिल थे क्रिकेटर सर डॉन ब्रैडमैन और जर्मन तानाशाह हिटलर। ड्रिबल में महारत और दनादन गोल दागने की काबिलियत के लिए उन्हें कहा जाता है हॉकी का जादूगर। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए आज वोटों की गिनती होगी। राज्य में पाटीदार आंदोलन के बाद इसे बीजेपी की पहली बड़ी परीक्षा माना जा रहा है। मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की अगुवाई में भी ये पहले बड़े चुनाव हैं। वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि वो खोई जमीन वापस पाने में कामयाब होगी। फिलहाल राज्य के सभी 6 नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं ज्यादातर नगर निकायों और पंचायतों पर भी बीजेपी का कब्जा है। दिल्ली सरकार जन लोकपाल ड्राफ्ट में बदलाव करने के लिए तैयार हो गई है। समाजसेवी अन्ना हजारे ने जन लोकपाल को लेकर कुछ सुझाव दिए थे, जिसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मान लिया है। उधर आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता प्रशांत भूषण ने रेडियो पर ऐड देकर अरविंद केजरीवाल को खुली बहस की चुनौती दी है। दिल्ली सरकार ने जन लोकपाल ड्राफ्ट में फेरबदल का मन बना लिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि वो समाज सेवी अन्ना हजारे के सुझावों को जन लोकपाल ड्राफ्ट में जरूर शामिल करेंगे। इससे पहले पार्टी के नेताओं ने रालेगंज सिद्धि जाकर अन्ना से मुलाकात की। सरकार ने प्रशांत भूषण की बहस की चुनौती को स्वीकार कर लिया है। सरकार की तरफ से पार्टी के नेता आशीष खेतान को यह जिम्मेदारी दी गई है। किसान जी को कोई बहुत ही जरूरी, अगर विवाद के अलावा कोई बहुत ही गंभीर कंसर्न है तो उसको सदन को या मुख्यमंत्री को, सरकार को पहुंचाना चाहिए। उस पर सदन विचार करेगा, अगर जरूरत लगती है उसकी तो उस पर फैसला करेगा। उधर प्रशांत भूषण ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से इस मामले पर बहस करना चाहते हैं। हमने और अरविंद ने मिलकर जन लोकपाल बिल ड्राफ्ट किया था। संतोष हेगड़े, शांति भूषण जी, अन्ना, अरविंद और मैं। तो खुद आकर क्यों नहीं डिबेट करते? अगर वो ये कह रहे हैं कि बहुत मजबूत है तो फिर डिबेट से क्यों डर रहे हैं? दिल्ली विधानसभा में कल उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जन लोकपाल ड्राफ्ट पेश किया था, जिसे इस सत्र में पास करके सरकार केंद्र को भेजेगी। 2011 के जन लोकपाल आंदोलन से जुड़े लोग अब 2 गुटों में बंट चुके हैं। जहां एक गुट लगातार अपना विरोध दर्ज करवा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी नेताओं ने अन्ना हजारे से मुलाकात कर अपना ट्रम्प कार्ड खेला है। कैमरा पर्सन चेतन के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। हरियाणा के अंबाला में आंख के ऑपरेशन के बाद 15 लोगों की आंख की रोशनी चली गई। मामला सामने आने के बाद सभी मरीजों को चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती इन लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी आंख की रोशनी चली जाएगी। मोतियाबिंद से परेशान इन लोगों ने अंबाला के महेश नगर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में 24 नवंबर को ऑपरेशन कराया था। इस कैंप में कई लोगों ने ऑपरेशन कराए थे, लेकिन 15 लोगों की एक आंख की रोशनी चली गई। सर्व कल्याण आई हॉस्पिटल में मम्मी का और 15 ऑपरेशन करवाया था मम्मी का, और उस दिन 15 और लोगों का ऑपरेशन हुआ था। तो जैसे ही ऑपरेशन के नेक्स्ट डे पट्टी खोली तो किसी को भी कुछ नहीं दिखाई दिया। उधर विपक्ष इस मामले में कार्रवाई की मांग कर रहा है। सही जांच करनी चाहिए और इसमें दोषी है उनको दंडित करना चाहिए। मामला सामने आने के बाद सरकार ने जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बना दी है। 3 लोगों की कमेटी कंस्टिट्यूट कर दी है, जो अंबाला जाके उस हॉस्पिटल की पूरी जांच करेगी और अगर जरूरी हुआ तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए FIR दर्ज की जाएगी। कुछ महीने पहले पानीपत में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में 13 लोगों की आंख की रोशनी चली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एशियन फोरम ऑफ पार्लियामेंटेरियन ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यसभा के उपसभापति PJ कुरियन से कल मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में अफगानिस्तान, भूटान समेत कई और देशों के सदस्य शामिल थे। राज्यसभा के उपसभापति ने सदन की प्रक्रिया के बारे में प्रतिनिधिमंडल को जानकारी दी। संसद भवन में प्रतिनिधिमंडल का जोरदार स्वागत किया गया।
कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। रूस के लड़ाकू विमान गिराए जाने के बाद रूस और तुर्की में तनाव बढ़ता जा रहा है। तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आरोप साबित करने की चुनौती दी है। उन्होंने ये बात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान पर कही है जिसमें उन्होंने तुर्की पर आईएस को मदद देने का आरोप लगाया था। पेरिस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान पुतिन ने कहा कि हमें ये जानकारी मिली है कि बड़ी मात्रा में निकाला जाने वाला तेल जिसका नियंत्रण आईएस के हाथों में है उसे तुर्की भेजा जाता है। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आईएस के विरोध में एकजुटता की अपील की है। Мы сейчас получили дополнительные данные, подтверждающие, к сожалению, что из мест добычи нефти, которые контролируются ИГИЛ и другими террористическими организациями, эта нефть в огромном количестве, в промышленном масштабе поступает на территорию Турции. पद्म भूषण से सम्मानित जाने माने सारंगी वादक साबरी खान का 88 साल की उम्र में कल दिल्ली में निधन हो गया। उनके बेटे कमाल ने बताया कि वो पिछले कुछ दिनों से बीमार थे और सोमवार रात उन्होंने अंतिम सांस ली। सांस में तकलीफ महसूस होने के बाद उन्हें साकेत अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। साबरी खान का अंतिम संस्कार गुरुवार को किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत में अहम योगदान के लिए उस्ताद साबरी खान को कई पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया था। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। चेन्नई में मंगलवार को हुई 100 साल में सबसे ज्यादा बारिश, सेना और एनडीआरएफ तैनात। पुदुचेरी में भी बिगड़े हालात, प्रधानमंत्री का हर मुमकिन मदद का भरोसा। गुजरात में स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव के आज आएंगे नतीजे। 6 नगर निगमों के नतीजों पर भी नजर। कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर। संविधान पर चर्चा में प्रधानमंत्री का जवाब, कहा सहयोग से आगे बढ़ेगा देश। राज्यसभा की भूमिका को बताया अहम। सीपीएम का आरोप, जनता के मुद्दों से दूर हुई सरकार। लोकसभा में असहिष्णुता पर चर्चा, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा संविधान ने दिया है बराबरी का हक। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सहिष्णुता हमारी परंपरा। दिल्ली सरकार जन लोकपाल ड्राफ्ट में बदलाव को तैयार। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा अन्ना के सुझाव ड्राफ्ट में होंगे शामिल। प्रशांत भूषण ने दी बहस की चुनौती।